वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज। अब देखो, किसी भी पाउडर को जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अब फ्लो प्रॉपर्टी पढ़ना किसी भी पाउडर का या किसी भी एक्सिपिएंट का एक्सेट्रा का इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो डिटरमाइन करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। एक पाउडर अगर अच्छा फ्लो करेगा तो उसकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहेगी। अगर पुअर फ्लो रहेगा तो उसके वजह से वेट वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा और कंटेंट नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी हमारे टैबलेट और कैप्सूल में। यानी कि अगर वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो कहीं पर ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी या कहीं पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी। या एक्सट्रीम फ्लो अगर रहता है तो वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को अच्छा कर देता है, और पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो उसके वजह से सेग्रीगेशन हो जाएगा डिफरेंट अलग अलग पार्टिकल के साइज का। ठीक है। फिर ये जुड़ा होता है हाइग्रोस्कोपिसिटी से, पार्टिकल साइज से और शेप से। हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं हो पाएगी। पार्टिकल जिसका इरेगुलर शेप साइज रहेगा वो फ्लो अच्छे से नहीं होगा। अब फ्लो प्रॉपर्टी को पता करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग कार्स इंडेक्स बोलते हैं। ऑस्नस रेशियो होता है, एंगल ऑफ रिपोज, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी। ये क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। चलो भाई, आ गए हम लोग हमारी दूसरी स्लाइड पे। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम लोग को हर पार्टिकल की ऑब्जर्व करनी चाहिए केयरफुली। क्यों? क्योंकि कोई कोई पार्टिकल जो है हार्ड हो सकता है, कोई पार्टिकल स्मूथ हो सकता है, कोई रफ हो सकता है तो कोई स्पॉन्जी हो सकता है ना। तो डेंसिटी इसलिए पता करने में जरूरी है। डेंसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जितना वेट है और कितना वॉल्यूम है, जब हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको डेंसिटी मिल जाती है। ठीक है। अब डेंसिटी देखो कुछ प्रकार की होती है। पहली होती है ट्रू डेंसिटी, ग्रैनुलर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। ठीक है। अब बात करें ट्रू डेंसिटी की, तो डेंसिटी इटसेल्फ जो मतलब प्रॉपर डेंसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ट्रू डेंसिटी। ये कैसे पता चलती है? हम पहले तो एक क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे। उजाला हो गया गाइस, एक मिनट। यहाँ पे ब्रश आता है, ये रहा ब्रश। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेजरिंग सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, सारा पाउडर को हमने भर दिया। अब फॉर सपोज पाउडर यहाँ तक आया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेइंग बैलेंस पे इसका वेट कर लेंगे, कितना इसका वेट आ रहा है। ठीक है। वेट कर लिया, जितना वेट आया, ठीक है, अपॉन इसकी ये वॉल्यूम देख लेंगे। जब यहाँ एमएल में लिखा रहता है ना, कितना एमएल में आया। अब ये वॉल्यूम आ गया, जितना भी एमएल में रहेगा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको ट्रू डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं ग्रैनुलर डेंसिटी की। इट इज डिटरमाइंड दैट एम्प्लॉयड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। ग्रैनुलर डेंसिटी क्या होता है? ग्रैनुल्स का वेट अपॉन ग्रैनुल का वॉल्यूम सेम। हम क्या करेंगे, फिर से उजाला हो गया। ग्रैनुल की डेंसिटी के टाइम हम क्या करेंगे, ऐसे ये ले लेंगे हमारा वो मेजरिंग सिलेंडर, उसके अंदर सारे ग्रैनुल्स हम लोग इसके अंदर फिल कर देंगे, देखेंगे कि कितना वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, और इसका वेट कितना आ रहा है। जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा, क्या मिल जाएगा, ग्रैनुल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी सेम, इसमें हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, अपना पाउडर डाल देंगे, टैप नहीं करेंगे। जितना भी उसके अंदर स्पेस, टेढ़ा मेढ़ा जगह बची रहेगी उसको वैसे का वैसे ही नाप लेंगे और डिवाइड कर देंगे बल्क के वॉल्यूम से। जब हम लोग भी गेहूं से पिसाकर आटा लेकर आते हैं तो जब मम्मी उसको फिल करती हैं कंटेनर में, तो मम्मी उसको टैप करती हैं तो वो सेटल हो जाता है ना। हमको सेटल नहीं करना है, जितना भी उसके अंदर वॉइड स्पेसेस हवा भरी हुई है उसके साथ मेजर करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बल्क डेंसिटी। और सिमिलरली जब उसको हम लोग टैप कर देंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, 30 टाइम 40 टाइम, और टैप करने के बाद जब उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, कम होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, पहले हमने डायरेक्ट भर दिया तो इतना आया। अब जब हम इसको टैप करेंगे, कुछ बार बार टैप करेंगे, बार बार ऐसे, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली जो होती है टैप डेंसिटी होती है, और जो बिना के वाली होती है उसको हम लोग बल्क डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। फ्लो प्रॉपर्टी हमको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया, डेंसिटी, फ्रिक्शन फोर्सेस और वंडरवॉल फोर्सेस
बदल सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं रहेगी। फ्लो प्रॉपर्टी यानी वो पाउडर बह कैसे रहा है, अच्छे से फ्लो कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हॉपर वगैरह जो हम लोग टैबलेट बनाने के लिए ग्रैन्युल्स डालते हैं, वो फ्लो हो रहा है कि नहीं अच्छे से, उसके लिए उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं हॉसनर्स रेशियो। अब देखो, जो हमने ऊपर टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी पढ़ी, जब उसी टैप डेंसिटी को आप डिवाइड कर देते हो बल्क डेंसिटी से, तो हमें मिल जाता है हॉसनर्स रेशियो। देखा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसा इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब टैप डेंसिटी आपको पता है कि हमको पाउडर भरना है और उसको टैप कर देना है, तो हमको टैप डेंसिटी मिल जाएगी। और जब उसको हम लोग नहीं करेंगे तो बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अब जो हमारा आता है नेक्स्ट आता है, वो आता है कार्ज इंडेक्स। अब आता है हमारा कार्ज इंडेक्स। कार्ज इंडेक्स क्या है? द एबिलिटी ऑफ पाउडर टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम अंडर प्रेशर। पाउडर की वो क्षमता जब उस पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। इसका भी सेम फॉर्मूला है। हमने पहले क्या करेंगे, टैप डेंसिटी लिखेंगे, उसमें से बल्क डेंसिटी को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इनटू 100। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो हमको मिल जाएगा कार्स का कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, यानी कि जो हमारा पाउडर है वो कितना अच्छा कंप्रेस हो रहा है। ठीक, अब हमने निकाल तो लिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो भी हमारा पार्टिकल है, वो पाउडर है, वो अच्छा फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो जब आप फॉर्मूला के अंदर रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालोगे और उनका जो आंसर आएगा, अगर कार्ज इंडेक्स की बात करें, मैं ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग कार्ज इंडेक्स की बात करें, ये टाइम सारा चीजें दिखा रहा, जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। कार्ज इंडेक्स की बात करें तो अगर ये 5 से 10 के बीच में है तो एक्सीलेंट है। सिमिलरली हॉसनस रेशो अगर इस वैल्यू के बीच में आता है आपकी तो वो एक्सीलेंट है। एंड अगर, अब ये मूव भी तो नहीं होगा, अगर 11 से 15 के बीच में आता है तो गुड है, 16 से 20 के बीच में आता है तो फेयर है, एक्सेट्रा, यही है। आप ये सारी वैल्यूज याद कर लेना, ठीक है। ऐसा इसके बीच में आता है, दो चार आप वैल्यू याद करके नंबर आप लिख लोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। अब मुझे फिर मार्कर लेना पड़ेगा, ये फिर सफेद हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये पता लगाता है कि फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर, यानी कि पाउडर के पार्टिकल्स के बीच के अंदर इंटर रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, वो हमको पता चल जाता है एंगल ऑफ रिपोज से। अब ये क्या होता है, इसमें देखो हम लोग इसको करते कैसे हैं, मैं फिर से ले लेता हूँ ब्रश, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हमारा ले लेते हैं पैनल, ठीक है, पैनल ले लेते हैं और ये ऐसे स्टैंड में रहता है, वो इमेजिन कर लो। फिर हमारे पाउडर को हम लोग ऊपर से इसको गिराते हैं। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे पाउडर गिरेगा और ऐसे से करके ये हीप बनाएगा, ऐसे कोन से गिरेगा स्लोली स्लोली, है ना, और ये ऐसे हीप बनाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी हीप को हम लोग मेजर करते हैं कि ये जो एंगल कैसा बन रहा है, ये जो एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, थीटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज इनडायरेक्टली क्वांटिफाई करता है फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर कि कितना अच्छा पार्टिकल फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू मैक्सिमम एंगल बिटवीन द इंटरफेस, मैक्सिमम एंगल बिटवीन द इंटरफेस पाइल ऑफ पाउडर एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो एंगल दिख रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, अगर 25 डिग्री से कम बन रहा है, यानी कि पाउडर एकदम जमीन पे फ्लैट हो जा रहा है, तो वो एक्सीलेंट है, क्योंकि वो लोग जमा ही नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और अगर 20 से 35 के बीच बन रहा है तो गुड है, अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो पासिबल है, ओके है। फ्लो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा अच्छी उन पाउडर के ग्रैन्यूल्स की नहीं है। अब मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देता है फ्लो प्रॉपर्टी, क्या कह रहा हूँ, फ्लो प्रॉपर्टी ठीक है। तो मतलब अगर पाउडर है, पाउडर अगर भीग जाएगा तो भीग जाएगा, या उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो एग्लोबरेट्स बना लेगा और जो वो फ्लो नहीं करेगा। नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो अगर कोरस है या फाइन पाउडर है तो भी गुड फ्लो प्रॉपर्टी है, लगता है टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। एंड पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल साइज जब स्मॉलर रहता है तो अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, छोटे छोटे रहेंगे फटाफट फ्लो हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर से, है ना। चलो अब वापस चलते हैं बुक वाले पेज पे। चलो जान लेते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में। अभी मैंने पिछले कहा था ना कि हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू प्रोड्यूस, नहीं, द एबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट टू अब्सॉर्ब
एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी कि अगर हम पाउडर बाहर रख देते हैं तो उसकी वो क्षमता कि वो मॉइस्चर से, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना मॉइस्चर वो ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। यानी कि पाउडर की एक ऐसी क्षमता जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर ले, इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, अगर कोई पाउडर है जो ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर से, उसको हम लोग बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, सरफेस एरिया क्या है। पाउडर बहुत ज्यादा देर तक अगर लंबा फैलाए रहोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, उसको एक्सपोजर कितना है, मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर का अपटेक क्या है ना। अब चार कैटेगरी में हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सिटी को बांटते हैं। पहला आता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि जो पाउडर है खुला रखने पे अगर उसका वेट 0.2% वेट बाय वेट से और 2% के बीच में रहता है, तो हम उस पाउडर को बोलेंगे कि ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। सिमिलरली अगर 2 से 15% के बीच में रहता है तो हम बोलेंगे कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। अगर 15% से ज्यादा वेट बाय वेट उसका बढ़ जा रहा है, यानी कि वो पाउडर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से। और भाई अगर वो इतना पानी ऑब्जॉर्व कर ले रहा है कि वो सॉल्यूशन बन जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डेलिक्विसेंट है ये। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेलिक्विसेंट है। देखते चलो पॉइंट को। ठीक है, मैं बार बार ब्रश ले रहा हूँ तो ये सफेद काला हो जा रहा है। अब अगर हमको मेथड ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी को डिटरमाइन करना है तो हम डिटरमाइन करते हैं ग्रेविमेट्री मेथड से, काल-फिशर टाइट्रेशन से, गैस क्रोमेटोग्राफी से। देख लो भाई, यहाँ चल रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, ये हटता भी तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हो तो ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल लेवल को मैच करेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, अच्छा ये लॉक हो जाता है, मूव ही नहीं होता। अब मूव होगा, देखा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की। तो भाई सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि अमाउंट ऑफ ड्रग जो डिसॉल्व हो जाता है एक गिवन सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, और वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ये भाई बैकबोन है हमारी प्री फॉर्मुलेशन की स्टडीज का। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई पाउडर या कोई चीज सॉल्युबल ही नहीं रहेगी तो आप उसको बनाओगे कैसे। सॉल्यूशन अगर और लिक्विड ओरल बना रहे हो तो वो सॉल्युबल होना चाहिए। आपका बाइंडर जो है वो पानी में या उसके सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, तभी तो वो इजीली मिक्स होगा, है ना। और सॉल्युबिलिटी ही डिटरमाइन करती है कि जो ड्रग है वो अब्जॉर्व होगी, कितना अब्जॉर्व होगी, और उसका बायोअवेलेबिलिटी कितना होगा जब वो पास करेगा बायोमेम्ब्रेन से। आप दवा खाएं, दवा खाने के बाद वो गई स्टमक में, अब जब वो सॉल्युबल ही नहीं होगी, सॉल्युबल ही नहीं होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, और लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी तो वो ऑब्जॉर्व नहीं होगी, है ना। इसलिए ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, गुड एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 1 से 7 बॉडी टेम्परेचर पे देखने के लिए मिलती है, और नो बायोलिटी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, और परमिएबिलिटी भी अच्छी रहती है, वो मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर लेती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं लिखी हुई सॉल्युबिलिटी के बारे में, आप पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहता है, इसको हम लोग पीके से डिनोट करते हैं। ये बताता है एबिलिटी ऑफ अ वीक एसिड या बेस टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि अगर कोई वीक एसिड या बेस है तो वो सॉल्ट फॉर्म बनाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। ऐसा पीएच जहां पे आयोनाइज और अनआयोनाइज ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, उसी को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा पीएच जहां पे आयोनाइज और अनआयोनाइज ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन अ पीएच डिपेंडेंट एनवायरनमेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ही बताता है कि जो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी पर्टिकुलर पीएच पे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पीके वैल्यू है बेसिक ड्रग का तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर पीके वैल्यू कम आ रही है एसिडिक ड्रग की, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में इसको समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, एक होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म।
पार्टीशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये हमको बताता है कि ड्रग का क्या रेशो है ऑर्गेनिक फेज में और एक्वस फेज में। यानी कि हम फिर से मार्कर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया बीकर, ठीक है। बीकर में नीचे हमने ले लिया ऑर्गेनिक फेज, ऑयल ले लिया और नीचे ऊपर ले लिया वाटर, ठीक है। यहाँ से हमने इसके अंदर डाला ड्रग। अब पता चल रहा है कि कितनी ड्रग वाटर फेज में रह गई और कितनी ड्रग ऑयल फेज में रह गई, ये हमको बताता है लिपोफिलिसिटी, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा ड्रग या तो हाइड्रोफिलिक है या तो लिपोफिलिक है, तो उसी हिसाब से हम उसको डिलीवर करेंगे या डिजाइन करेंगे हमारे फर्दर प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इससे मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट हमको ये बताता है कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है, सिंपल। ओके अब देखो, लिपोफिलिसिटी ज्यादा जरूरत होती है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए। यानी कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो बड़े बच्चे को पता ही होगा, ये जो हमारी बायो मेम्ब्रेन है इसको पार करने के लिए लिपोफिलिसिटी जरूरी होती है। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट में वो दवा को घुलने के लिए हाइड्रोफिलिसिटी जरूरी होती है। यानी कि ड्रग को सोल्यूबलाइज होने के लिए आयोनाइज फॉर्म जरूरी है और ये क्रॉस करने के लिए अनआयोनाइज फॉर्म जरूरी है, ठीक है। ज्यादा गंदा नहीं करता हूँ यार स्क्रीन को, ओके समझ गया, सिंपल। अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब होता है, जब एक ही कंपाउंड एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ, और इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ गए? जब एक कंपाउंड एक या एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ, यानी कि ये दोनों भाई भाई पॉलीमॉर्फ है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल या फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं अलग अलग अपने फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल जो है, कोर्टिसोल एसीटेट और रिबोफ्लेविन। क्लोरमफेनिकॉल पैल्मिटेट एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, ए बी सी, जिसमें जो इसका बी है वो बेस्ट बायोअवेलेबिलिटी शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेट, ठीक है। अब अगर आपको डिटरमाइन करना हो कि कौन से तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को पता किया जाता है, तो ये है डीएससी, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफटीआईआर, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये सारा कंटेंट है, आप लोग नोट्स करते हो तो ये जीपैट लेवल का नोट्स है, आप लोग नोट कर लो, और एल्स आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ड्रग और एक्सिपिएंट्स के पता करते हैं एक फॉर्मुलेशन बनाने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग।